Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपको पता ही हम अपना अभी प्रीवियस ईयर को कवर करने लग रहे हैं एसएससी सीएचएसएल वाले। तो आज हम कवर करेंगे अपना जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर आपका कंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर। ये आपका कौन से डेट को हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2 जुलाई 2019 को शिफ्ट 2 में, ठीक है ना। तो आज हम ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैंने आपको इसका जो पिछला वाला पेपर था 1 जुलाई शिफ्ट 3 वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, तो वो जा करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल हम इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है वो कवर करने लग रहे होंगे, तो एक बार आप इसको फटाफट से देखें। और देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसके अलावा आपको मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले रूल्स क्या होंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस हैं। आपको इस क्वेश्चन को खुद से क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है ना। ट्राई देना और उसके बाद में आपको अपने मार्क्स जितने भी बन रहे हैं ना, आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, वो आपको बाद में कमेंट सेक्शन में भी डालना है। और इसके अलावा आपको क्या करना होगा, मैं जब भी हाँ बोलता हूँ ना बोलता हूँ, आपको फटाफट से जहाँ भी बैठे हो अपना आंसर देना है, हाँ या ना में, ठीक है। जिससे कि मुझे पता चल जाए हाँ भाई आप लोगों को भी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं। अगर आपको कुछ डाउट आता है इनकेस, तो आप क्या कर सकते हो, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है ना। चलो खैर, अब हम इस सेशन को फटाफट से शुरू कर रहे होंगे। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज हैं जिनको आप जाकर के देख सकते हो, जैसे आपका 1300 प्लस कॉमन एरर्स वाला कोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया, स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके का तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं फॉर सीएचएसएल, वो भी जाकर के आप देख सकते हो। एसएससी सीएचएसएल के लिए ही आपका टारगेटेड करंट अफेयर भी चल रहा है, ठीक है। वो भी जाकर के आप देखें 11:40 को, ये आपकी डेली लाइव क्लास होती है 11:40 पीएम को, ठीक है। और इसके अलावा आपका जीके का मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं फॉर एसएससी सीएचएसएल, ये आपका 7 पीएम को लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख ही सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर आपके दुनिया जहान की चीजें चल रही हैं, वो जाकर के आप देख लेना, ठीक है। एक बार आप देखोगे, चैनल को विजिट करोगे, तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट। तो देखो, अब सबसे पहले अपने सामने क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 7500 अमाउंट्स टू रुपीज 8758, यानी कि आपका एक प्रिंसिपल है। लेट्स से आपका ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है आपका 7500 रुपीज का और ये दे देता है 8748 रुपीज बना करके कितने टाइम में, ये 2 साल में दे देता है, यानी कि आपका 2 ईयर्स में ये आपको दे देता है। क्लियर है। देन क्या बोल रहा है हमसे, एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ रेट पर एनम, ठीक है ना। इसका कुछ रेट है और ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद बोलता है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 राइट 3/5 ईयर्स एट डबल द अर्लियर इंटरेस्ट रेट, यानी कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसका रेट निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, आपके पास में लेट से कुछ प्रिंसिपल है, कुछ अमाउंट है और फिर उसके बाद में आपको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का या फिर 3 ईयर्स का। तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का सबसे पहले रेशियो निकाल लो, ठीक है ना। लेट से अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट करता हूँ, तो आपको कितना आ जाएगा, 7500 और अपॉन का 8748 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये रेशियो कैसे निकलेगा, जैसे आपका टाइम क्या है, अब 2 ईयर्स का है, तो इसका रेशियो कैसे आ जाएगा, अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 ईयर्स होता तो मुझे इसका क्यूब रूट लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 729, है ना। कितना हो जाएगा ये अपना, 729 हो जाएगा। किसी को कोई इश्यू है क्या, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कुछ डाउट आता है, तो वो डाउट अपना जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए खैर, यहाँ पर देखो, आपका ये हो गया 625, ये हो गया 729। आपको इसको देख करके एक अंदर से बात उठी होगी कि 625 ये हो गया अंडर रूट का 625 और ये आपका 729, यानी कि आपका ये 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 625 और 27 का स्क्वायर होता है आपका 729, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ना, वो आफ्टर जो 1 ईयर के बाद बनना चाहिए था, ठीक है ना। 1 ईयर के गैप में मेरा जो रेशियो बनना चाहिए था, वो होगा मेरा 25:27। अब अगर मुझे ये पता है, तो क्या मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ भाई, ये मुझे 1 ईयर का पता चल गया, अब तो मुझे, मैं यहाँ से क्या करूंगा, रेट अपना आराम से निकाल लूंगा। बात समझ पा रहे हो ना मेरी। यहाँ पर आपका अमाउंट कितना है, 27 है, प्रिंसिपल आपका 25 है और इसके बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 रुपए का, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं रुपीज में, इसको मैं लेट कर लेता हूं, तो एक 2 आ गया। तो रेट आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 2 अपॉन में, अगर मैं बात करता हूं तो आपका प्रिंसिपल कितना है, 25 है। तो 2 अपॉन का 25 इंटू में 100 करा दूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, रेट की परसेंटेज मिल जाएगी, है ना। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8% जो है आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे रेट परसेंटेज तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी डबल रेट हमें निकालनी है और उसके साथ में टाइम ये गिवन है और सेम सम के ऊपर, यानी कि आपका 7500 रुपीज का ही प्रिंसिपल है। अब मुझे इसके ऊपर क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसा ही निकाल लेता हूँ। अब देखो, ऐसा ही कितना हो जाएगा, PRT/100 होता है ना ऐसा ही। तो देखो 7500 आपका हो गया प्रिंसिपल, इंटू में रेट कितना हो गया, 8 का 2 टाइम्स लेना है हमें, यानी कि 16 ले लेंगे और इंटू में टाइम कितना हो जाएगा अपना, टाइम हमें बोला गया 4 राइट 3/5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 23/5 हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना।
चलो 23/5 ये हो गया, और अपॉन में हमें क्या करना पड़ेगा, 100 डाल देते हैं। 100 से आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, 5 से आपका कितने टाइम जाएगा ये, हाँ भाई 5 से जाएगा अपना ये 15 टाइम्स, और अपना जो ऐसा ही है वो निकल के आ जाएगा 15 इंटू 16 इंटू 23, 15 इंटू 16 इंटू 23, क्लियर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपका 15 का स्क्वायर 225, 225 में आप 16 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये आपका 31 और 241, ठीक है ना। तो 241 इंटू में 23 आएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा ये अपना 15 इंटू में 16, ठीक है। अच्छा ये अपना जाएगा 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80, वेट अ सेकंड, थोड़ी सी गलती कर दी, 16 5 जो आपका 88 आएगा, और 16 में अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं आपका 240 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी कि ये जो आपका यूनिट डिजिट है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 4 है, तो 4 3 जा कितना होता है आपका 12 होता है ना। तो आपका 0 और 2 आना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी आंसर होगा उसमें जो यूनिट डिजिट के बाद वाला नंबर यानी कि 10 से डिजिट पे जो नंबर होगा उसमें 2 आना चाहिए, क्लियर है। इतनी सी बात मुझे क्लियर हो पाई। तो मैंने ऑप्शंस में देखा, यहाँ पर अपना जो सेकंड वाला ऑप्शन है 5520, इसमें यूनिट जो 10 से डिजिट है वो आपकी 2 लिखी हुई है, और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो मैंने इसको सीधा फटाफट मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिट डिजिट का केस हो गया, या फिर आपका इस तरीके के मेथड्स को आप यूज करके क्या कर सकते हो, आंसर को थोड़ा जल्दी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना पूरा सॉल्व करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपका क्या कर सकते हो ऐसे, 6 5 30, और फिर आप यहाँ पर आपने देखा कितना आया है, एक्चुअली में हमारा यहाँ पर 240 का 4 आ गया, और फिर मैंने देखा ये 3 आया है, तो 4 3 जा 12 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर आपका 2 ही आएगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर आंसर में और कहीं तो 2 है नहीं, अकेले सेकंड वाले ऑप्शन में, इसको मैंने टिक मार्क कर दिया है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया। अब ये 1 अपॉन का सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस का 1 अपॉन का कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू में के, और अपना जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू डालने के चक्कर में पड़ोगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार जो पूरा कन्वेंशनल मेथड है वो उससे बताता हूँ, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। आप कभी भी कन्वेंशनल मेथड सोच करके ना घबराया मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कन्वेंशनल जो मेथड्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ही ज्यादा ईजी होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपका 1 अपॉन का सेक थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन का कॉस थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस का 1 साइन थीटा अपॉन का टेन थीटा लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा को, ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। नाउ अब ये जो माइनस का 1 अपॉन का कॉस थीटा है मैंने इसको यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में के सेक थीटा, और प्लस में आएगा क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का है, और यहाँ पर 1 अपॉन का कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, मैंने इसको सेक थीटा लिख दिया। कोई इश्यू परेशानी समस्या हो तो बताएं, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन का कॉस, देखो अब ये कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, और फिर ये क्या बचेगा, 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, के सेक थीटा, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो आपका ये के प्लस 1 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन का 1 माइनस का साइन थीटा इक्वल टू में सेक थीटा, और आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत हुई क्या किसी को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपका सेक थीटा है मैं इसको अगर इस साइड भेजता हूँ तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस के रूप में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आ जाएगा अपना कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में अगर मैं बात करूं तो ये के प्लस 1 ही रहेगा, और अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन थीटा, है ना, यही रहेगा अपना एज इट इज। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए खैर। अब देखो ऊपर अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिख दूंगा, ये मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये अपन अपना अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा है। अब ये ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन थीटा, और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा, यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया कि 1 प्लस का साइन थीटा मिल गया, और इक्वल टू में अपने पास में के प्लस 1 है, तो 1 तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका के किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, है ना। बहुत ईजी है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका साइन थीटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ पाया कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था ना। कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आप ज्यादा चक्कर मत पड़ा करो, और जहां पर थीटा का यूज है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लेना, आपको वहां पर पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू डालनी है, कैसे कैसे डालनी है थीटा की वैल्यू, या फिर कैसे क्वेश्चंस में आपको ये करना है कि आपको थीटा की वैल्यू ना डालते हुए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो भाई इसको
क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे, आपके पास एक बार ग्राफ है जिसमें कि हमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं साइंस और आर्ट्स के। खैर, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो द टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन 2011, 2013 एंड 2015। अच्छा, आर्ट्स वाले कौन से हैं भाई? रेड कलर वाले हैं। तो ये 2011 में आपके थे 275, इसके बाद में 2013 में हो जाते हैं ये 350, और 2015 में ये अपने कितने हो जाते हैं? 325। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो ये आपका एडिशन कितना हो जाएगा? 275, 350 और 325, ये तो हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका 600, 900 एंड 950। ठीक है ना? तो 950 ये हो गया। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द साइंस इन गिवन 5 ईयर्स। अच्छा, अब क्या करना है साइंस वालों का, हमें गिवन 5 ईयर्स में देखना है। लेस देन द साइंस इन द गिवन 5 ईयर्स। ठीक है, साइंस वालों का अगर हम गिवन 5 ईयर्स में देखते हैं तो ये आपका 225, 250, 300, 280 और फिर आपका ये 375। तो ये दोनों तो मिलके कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। और फिर आपका क्या बचता है? अब ये हो जाएगा इधर आपका 550, और ये रहा आपका 280। तो ये अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 3, तो 0341। ठीक है, आपका ये 950 आ गया, ये अपना 1430 आ गया। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमसे पूछ रहा है कि ये बच्चे कितने लेस देन है। 950 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 1430। क्लियर है? तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? 1430 से आपका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए हम नीचे क्या करेंगे? 1430 को डाल देंगे, और अपना न्यूमरेटर में इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं ना, क्योंकि आपका लेस देन की बात की जा रही है। आपका लेस देन और मोर देन, हम यहाँ पर ऊपर हमेशा डिफरेंस ही डालना पड़ता है। कितना डिफरेंस है ये अपना? 480 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो गया? 480 हो गया। तो ऊपर अपना 480 इंटू में हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है? परसेंटेज निकल के आ जाएगी, है ना? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4800 अपॉन का 143। ना अगर मैं इसको इससे कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 3 टाइम्स आई थिंक चला जाएगा। अगर मैं 143 का 3 टाइम्स करता हूँ, कितना हो जाएगा ये अपना? तो देखो, सबसे पहली बात, क्या आपको 3 टाइम्स कैसे, अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप देखो, इसमें सबसे पहला जो अपना डिजिट है वो हर जगह 3 3 3 दे रखा है, यानी कि आपका ये मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स ही होगा। ठीक है ना? चलो खैर, आपका ये 143 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 429 जाएगा, है ना? तो ये जाएगा आपका 3 जा 429। देन अगर मैं 51 आ गया, देन 5510 हो जाएगा, है ना? 510 आ गया। तो अगेन अपना ये 3 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा, तो 33 पॉइंट कुछ अपना यहाँ पर आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगेन आपका ये डीआई का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहे हैं हमसे? एवरेज नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन 2011, 13 एंड 15। ओके, साइंस वाले आपके 2011 में है 275 हो गया, और 13 एंड 15। अच्छा, यहाँ का हमें टोटल तो पता ही है 950 है ना? इसका अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो 950 अपॉन 3 कर दो। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके थे। 2011, 13 और 15 वाला है ना? साइंस वाले हैं। ओके, ये आर्ट्स वाले नहीं है, सॉरी, साइंस वाले हैं। तो आपका ये 225 हो जाएगा, और यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 375। क्लियर है? तो ये अपना 900 होगा। ठीक है ना? एडिशन अगर हम इसका करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, इसका आप एवरेज निकालोगे 300 आ जाएगा, है ना? एवरेज कितना आ गया? 300 आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट इन 2011। 2011 में आर्ट्स वाले वही कौन से? रेड कलर वाले हैं, 275। तो वो पूछ रहा है कि 300 जो है वो 275 से कितना परसेंटेज ज्यादा है ना? अगर ज्यादा कम की बात होती है तो मैंने क्या बोला है, ऊपर हम क्या रखते हैं? डिफरेंस रखते हैं। डिफरेंस कितना है यहाँ पर अपना? 25 अपना यहाँ पर डिफरेंस है। और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? तो कंपैरिजन ये आर्ट्स वालों से किया जा रहा है, यानी कि 275 से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अपॉन में 275 रखो, इंटू में 100 कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है ना? चलो खैर, अब देखो, ये 25 से मैं अगर करूँ 25 बन जाए 25, देन अगेन आपका 25 बन जाए 25, और ये आ जाएगा 100 अपॉन का 11, यानी कि आपका ये 9 राइट 1/11 परसेंटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 राइट 1/11, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके थोड़े इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आई थिंक। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, और ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है ना? चलिए खैर, समझते हैं इस क्वेश्चन को। अपने पास क्या गिवन है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें कि 40% वोटर जो है वो आपके सीनियर सिटीजन है। 40% सीनियर सिटीजन जो वोटर है ना वो इलिटरेट है, और 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट। यानी कि जो 25% नॉन सीनियर सिटीजन है ना, बचे हुए 60% में से, वो आपके लिटरेट हैं। ठीक है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन दैट ऑफ द इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक एक करके हम इसको समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। लेट्स से मैं आपको बोलता हूं, जो पूरे के पूरे वोटर है ना, ओल्ड पर्सन को मिला के, सीनियर नॉन सीनियर सबको मिला करके 100 है।
ठीक है ना। फिर मैंने क्या बात करी कि भाई 100 में से अब मैं क्या करता हूँ, नॉन सीनियर को अलग कर देता हूँ और जो सीनियर है उनको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है ना। दो यहाँ पर मैं पार्ट्स में, हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो लेट से मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो सीनियर वाले, यहाँ पर मैं सीनियर वालों की बात करूंगा और यहाँ पर मैं बात करूंगा जो नॉन सीनियर है ना। यहाँ पर मैं किसकी बात करूंगा, जो नॉन सीनियर है। अब देखो सीनियर कितने हैं, 40% वोटर जो है वो सीनियर सिटीजन है। तो 40% इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। इसके बाद में 100 का आप क्या करें, अब 40% तो सीनियर हो गए, तो बचे हुए 60% क्या हो जाएंगे, नॉन सीनियर हो जाएंगे, यानी कि आपके 60 क्या हो गए, नॉन सीनियर जो अपने वोटर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब क्या बोल रहा है वो हमसे, आप अगर यहाँ पे गौर करोगे तो 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन, अगर मैं नॉन सीनियर में इसका 60 का 25% निकाल लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 60 का 1/4 करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, है ना। तो ये जो 15 है ना, ये क्या है, इलिटरेट है ना, ये क्या है, आपके लिटरेट्स हैं, क्लियर है। तो अगर इसमें से 15 आपके लिटरेट है तो बचे हुए 45 क्या होंगे, ये इलिटरेट होंगे। तो ये 45 आपके इलिटरेट हो गए, क्लियर है। मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब क्या बोला जा रहा है कि ठीक है, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, ये वाली लाइन तो हमने देखी ही नहीं कि जो आपके सीनियर सिटीजन है ना उसमें से भी 40% इलिटरेट है। तो 40 का भी अगर आप 40% निकाल लेते हो कितना हो जाएगा ये अपना, हाँ भाई, ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 वोटर्स जो हैं आपके सीनियर में से ये हैं इलिटरेट, ठीक है। और अगर मैं इसमें से बात करूं, आपके 16 तो इलिटरेट हो गए, तो लिटरेट कितने बचेंगे, तो लिटरेट आपके जो सीनियर सिटीजन्स है वो बचेंगे 24, कितने बचेंगे अपने, 24 बच जाएंगे। क्लियर है, पूरी कहानी अपने सामने क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब देख लो क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, यानी कि आपका 24 की बात करी जा रही है और लेस देन दैट ऑफ द इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, यानी कि इलिटरेट आपके ये हैं 45। तो वो हमसे पूछ रहा है कि जो 24 है ना वो कितना परसेंटेज लेस देन है 45 से, बस ये कहानी अपनी यहाँ पर हमसे पूछी जा रही है। तो देखो कितना डिफरेंस है, अपना 21 का डिफरेंस है, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बोला, ऊपर अपना डिफरेंस रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। आप देखो देन के बाद में किसकी बात की जा रही है, देन के बाद में नॉन सीनियर सिटीजन की बात की जा रही है, यानी कि अपना 45 डालना पड़ेगा। तो 21 अपॉन का 45 इंटू में 100। समझ पा रहे हो क्या सभी लोग, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट से हाँ बोल दो अगर क्लियर हो गई सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। चलो अब हमने क्या किया, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 3 7 जा, देन अपना जाएगा ये 3 1 जा, देन 3 5 जा, ठीक है ना। ये 7 हो गया और ये 15 हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो 5 से जाएगा 20 टाइम, 5 से जाएगा 3 टाइम, देन अपना ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 140/3% अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको और फ्रैक्शन में लेके चलता हूँ तो ये हो जाएगा अपना 46 हो जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 46 राइट 2/3% अपना क्या है, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अपना डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी को, फटाफट से थम्स अप कर दो और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा और ये अपना ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो इसको बड़े ध्यान से हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी। तो ये लो मैंने आपके लिए एक सर्कल बना दिया, बड़ा ही प्यारा सा। कहाँ बना दूं, यहाँ पे बना दूं क्या, चलो ये मैंने यहाँ पर आपका एक सर्कल बना दिया। और क्या बोल रहा है, अब ए बी एक डायमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, ये ए बी क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा। चलिए और क्या बात है, चलो बस अपना जो फिगर है इतना ही बनना था। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी और कहानी जो है वो समझ लेते हैं। चलिए देखो अब क्या बोल रहा है, ए बी एक डायमीटर हो गया, लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ओके। आपका जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि आपका ये लेट से मैं इसका एक क्वाड्रिलेटरल बना ही देता हूँ। ये यहाँ से जोड़ दिया, ये यहाँ से जोड़ दिया और हमने इसको लेकर के यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये लाइन आपकी ऐसी आई है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। चलो अब मैं अगर इसको नाम देता हूँ तो मैंने इसको ए नाम दिया है, इसको बी दिया है, इसको सी दे दिया और इसको मैंने डी नाम दे दिया। अब बोल रहा है कि एंगल एडीसी इक्वल टू 158 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये आपका 158 डिग्री है। नाउ देन एंगल बीएसी इक्वल्स टू, आपका जो एंगल बीएसी है ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब आप एक बात समझना यहाँ पे बड़े ही ध्यान से, ठीक है ना। आपसे अगर मैं बात करूं, लेट से मैं ये जो ए है, ए से लेकर के मैं सी को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ए से मैंने क्या किया ये देख लेना, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। आप कहो तो इसको मैं हटा करके एक बार फिर से बना ही देता हूँ। चलो ए से मैंने सी को जोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ए बी क्या है, एक डायमीटर है, आपको पता है डायमीटर जब भी सरकमफ्रेंस के साथ में एंगल बनाता है वो कितना एंगल होता है आपका, 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है, बोलो हाँ।
ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। नाउ आपको अगर ये आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका कैसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको एक बात और पता होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी कि लेट्स से मैं ये वाले एंगल की अगर बात करूं और ये जो आपका 158 डिग्री है, ये दोनों ऐड होकर के कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री बना रहे होते हैं। पता है ना, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, सभी को पता होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसको लेट्स से मैं अगर y नाम देता हूं, तो ये 158 प्लस का y कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से अपना जो y है वो कितना निकल करके आ जाएगा, y अपना आ जाएगा 180 में से आप 158 को माइनस कर दो तो हो जाएगा ये अपना कितना, 22, है ना। तो y की वैल्यू आ गई है 22 डिग्री, है ना। चलिए खैर, ये आ गया अपना। हमें क्या निकालना है, एंगल BAC। अच्छा, हमें ये वाला एंगल ही निकालना है ना, BAC वाला एंगल निकालना है। तो ये देखो, ये अगर मैं ये x नहीं होगा, सॉरी, ये वाला आपका एंगल हो गया x, ठीक है। तो ये x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 90 माइनस का 22। क्लियर है, कितना निकल के आ जाएगा ये अपना 68 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा भाई, 68 डिग्री अपनी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी आप गलत नहीं करोगे, है ना। एंड आई होप कि अभी भी कई सारे बच्चों को यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 9 डिजिट नंबर, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल से जो है क्वेश्चन आया है, और पक्का एक क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल से तो पक्का पक्का बनेगा, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। चलिए खैर, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं हटाता हूँ। देखें, एक नंबर है अपने पास में 9 डिजिट का, ये नंबर है, ठीक है। ये डिविजिबल किससे, 72 से। अच्छा, 72 से डिविजिबल है, मतलब 72 इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 8 होता है ना। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, यानी अगर आपसे ये पूरा का पूरा 8 का ये पूरा का पूरा नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, यानी कि इसके जो लास्ट के 3 डिजिट है ना, ये भी 8 से डिविजिबल होंगे, यानी कि 5/2 जो है वो आपका 8 से डिविजिबल है ना। चलो, अब 8 से अगर ये आपका डिविजिबल होता है तो 8, आप देखो, हमें एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि y की हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। क्लियर है। नाउ अगर मैं इसमें देखता हूँ 8 का कौन सा जो फैक्ट, कौन सा मल्टीप्लाई है वो इसके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा 8 4 जा होता है 32, 8 5 जा 40 होता है, चलिए ठीक है। और 8 6 जा 48 होता है, और 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। तो अगर मुझे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए होगी तो मैं यहाँ पर क्या डालना चाहूंगा, मैं यहाँ पे 56 ही तो डालना चाहूंगा, है ना। तो 8 7 जा 56, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैंने 56 डाल दिया तो मुझे पता है इसके बाद में मुझे यहाँ पर कुछ नंबर चाहिए, और फिर यहाँ पर उस नंबर के यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए। तो मुझे बताओ जरा, 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके यूनिट डिजिट पर 2 आता है। तो मैंने देखा 8 4 जा होता है 32, कोई बात नहीं। तो 32 में अपना जो अपना यहाँ पर जो टेंस प्लेस पर नंबर है वो कौन सा है, 3, यानी कि यहाँ पर आपका 3 आना चाहिए। और अगर यहाँ पर 3 आना चाहिए तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 9 होनी चाहिए। क्लियर है। तो y की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा, 9 ले लूंगा, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। अच्छा, दूसरा केस एक और बन सकता है। इन केस मैं क्या करूं, यहाँ पर 8 6 जा ले लूं, है ना। 8 6 जा यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ 48, है ना। ये मैंने यहाँ पर 48 ले लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मुझे 3 चाहिए है तो मुझे y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, आपको पता है 8, यहाँ पर मैं कितना लूंगा, 1 ले लूंगा, है ना। y की वैल्यू कितनी ले लूंगा, 1 ले लूंगा। तो 51 से 48 को माइनस करो, 3 आ जाएगा। लेकिन y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये तो मिनिमम हो जाएगी, है ना। मिनिमम वाला केस मुझे चाहिए नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 9 यहाँ पर कंसिडर कर लूंगा, है ना। तो पता चल गया सबको, y इक्वल टू मैंने 9 लिया है। चलिए, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। y की वैल्यू हमने 9 ले ली है, ये कहानी अब हमें यहाँ पर यूज में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, y की वैल्यू में यहाँ पर एक बार 9 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8175x45, और ये अपना 92, ठीक है ना। और अब हमें देखना है 9 से, ये जो नंबर है आपका 9 से डिविजिबल है। अच्छा, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ये जो भी आपके नंबर्स हैं इन सबका एडिशन जो है वो 9 का एक फैक्टर होना चाहिए, फिर 9 का एक मल्टीपल होना चाहिए, है ना। चलिए खैर, 9 का फैक्टर नहीं है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए आपका, 9 का एक मल्टीपल होना चाहिए इनका एडिशन। तो अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर देता हूँ तो एक बार देखना, ये 9 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 तो खत्म हो गया। 8 + 1 9 होता है, ये भी खत्म कर दिया मैंने। 2 + 7 आपका 9 हो जाएगा, ये भी खत्म कर दिया। 5 + 4 9 होता है, ये भी खत्म कर दिया। तो कितना बचा, x + 5 बचाना। तो ये x + 5 अगर मुझे मैं बोलूँ इक्वल टू में क्या होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए, या फिर 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 18 आएगा इसके बाद में, फिर आपका क्या आएगा, फिर 27 आएगा। तो अगर मैं ये इक्वल टू 18 करूंगा तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2 नंबर में आएगी, है ना। लेकिन मुझे 2 डिजिट वाला नंबर तो नहीं चाहिए, x क्या आपका एक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। नाउ अगर मैं x + 5 = 9 करता हूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4।
क्लियर है। तो x इक्वल टू अगर 4 आ गया है और y इक्वल टू अपने पास में 9 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 4 और प्लस का 9 अंडर रूट के अंदर है, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ पाया क्या सभी को? फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इन सारी की सारी चीजों को देख के रखो, और डिविजिबिलिटी रूल से आपके कुछ फिक्स क्वेश्चन ही आएंगे, या तो 72 से आएगा या 88 से आएगा, ठीक है, या फिर आपका 11 से आ जाए, बहुत ही इन रेयर केसेस, ठीक है ना। लेकिन 72 और 88 पे कहानी बहुत ज्यादा घूमती रहती है, ठीक है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अच्छा 99 से भी आ सकता है, ठीक है। खैर देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, एक आपका ट्राइंगल एबीसी है। चलिए एक ट्राइंगल एबीसी हम यहाँ पर बना ही लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लेट से मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ट्राइंगल एबीसी। नाउ अब क्या बात है, एंगल द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल एट अ पॉइंट डी। ओके बाइसेक्टर है एंगल बी, लेट से मैं इसको मैंने एंगल बी माना हुआ है, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर आ रहा है और डी का बाइसेक्टर यहाँ पे आ रहा है, दोनों मिल गए हैं किसी पॉइंट डी पर, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार नामकरण दे देता हूँ, ठीक है ना, सो दैट आपको चीजें और भी क्लियर हो पाए। इसको अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ तो देखो ये हो जाएगा आपका एंगल ए, ये हो जाएगा आपका एंगल बी, और ये हो जाएगा आपका एंगल सी, ठीक है ना। और ये जो एंगल है आपका क्या बोल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, आपके एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया, यानी कि आपके ये दोनों एंगल जो बाइसेक्ट किए हैं इन्होंने, ये आपस में इक्वल होंगे, है ना। क्लियर है। अब बोल रहा है कि एंगल बीडीसी अपना कितना है, 104 डिग्री है ना, कितना है ये 104 डिग्री है। तो मेजर ऑफ एंगल ए बतानी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आपको पता होगा कभी भी एंगल बाइसेक्टर अगर हमारे यहाँ पर ऐड हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है एंगल बीडीसी की, वो क्या होती है 90 प्लस का, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ एक्स है, तो ये 90 प्लस का x/2 है ना, इक्वल टू में अपने पास गिवन है 104, तो x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा, एंड x इक्वल टू 28 डिग्री आ जाएगा, है ना। क्लियर है, बस एक छोटी सी यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए वाली थ्योरम, कि कभी भी अगर आपके एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर आपस में मिलते हैं, तो उस एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस का x/2, यानी कि यहाँ पर आपका एंगल ए जो भी होता है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स से मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर आपके एक्सटर्नल आ गए, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गए, ठीक है ना। ये है आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों इस पॉइंट पर ऐड होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 90 माइनस का a/2, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होती है 90 प्लस का a/2 और इसकी होती है 90 माइनस का a/2, ठीक है, प्लस का a/2। और अगर मैं आपसे बात करूं ना कि ये जो आपका पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसको लेट से मैंने नाम दे दिया बी, तो ये जो बी पी सी डी बनता है ना एक क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान रखना, तो ये आपस में एक कैसा बना रहे होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका ट्रायंगल बीपीसीडी कैसा होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखो एक क्वेश्चन में बिलीव रखता हूं कि आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सको उतनी ज्यादा ले लो, बहुत ही बढ़िया वो रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको मैं एक बार हटा देता हूं जो भी इसके टेरिटरी में आ रही हैं चीजें। चलो अब यह है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। बड़े ध्यान से देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, आपका एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें कि डी और ई पॉइंट्स हैं, और साइड एसी एडी पर, एसी एबी पर, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल को बना ही लेता हूँ, ठीक है ना, सो दैट हमारी कहानी और आगे चल पाए। चलो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल, एक लाइन ये बनाई है, एक लाइन मैंने यहाँ पर ये बनाई है, और ये जो है आपस में जोड़ दिए, ठीक है। इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डी और ई पॉइंट है आपके साइड, यहाँ पर लेट से मैंने यहाँ पर डी मान लिया, यहाँ पर ई मान लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, इन दोनों को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। डी और ई को भी मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। चलो खैर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार नाम दे देता हूँ, इनका नामकरण करते हैं एक बार। देखो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा सी। अब वो बोल रहा है कि ए बी के ऊपर आपका कौन सा पॉइंट है भाई, ई है, यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट ई है, और यहाँ पर आपका पॉइंट है डी। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है डी पॉइंट कहाँ पर है, ए सी के ऊपर है, ई पॉइंट आपका ए बी के ऊपर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे ढेर हो जाते हैं, है ना। चलो खैर अब बोल रहा है कि एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ए डी ई, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इक्वल टू में एंगल बी है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ इफ साइड AD इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर, AD आपका 7.6 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई, ये हो गया आपका। AE इक्वल टू 7.2, AE हमसे बोल रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 7.2 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ BE इक्वल टू में 4.2 सेंटीमीटर, BE जो है वो आपका 4.2 सेंटीमीटर हो गया है ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है आपसे कि DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी। नाउ हमसे यहाँ पर DE की वैल्यू पूछी जा रही है इसकी, है ना। इसको मैं लेट से x नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया आपका x और हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। नाउ एक बात यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात करूँ ट्राइंगल AED की, ठीक है ना, और आपसे मैं बात करूँ ट्राइंगल A और C और B की, ठीक है ना, तो आप इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज गौर करिएगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है आपका इसके इक्वल, बी के इक्वल, ठीक है भाई। यानी कि मैंने डी के सामने बी को लिख दिया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। नाउ ए एंगल जो है वो तो पूरा का पूरा इक्वल रहेगा ही, तो ये ए जो है इसके इक्वल तो रहेगा ही। नाउ बचा हुआ ये जो एंगल आपका है, एंगल ए ई डी, है ना, ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका ए सी बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, दो एंगल ऑलरेडी इक्वल हो चुके हैं, तो तीसरा वाला बेचारा क्या करेगा, आपस में इक्वल हो ही जाएगा, है ना। तो ये वाला ई आपका सी के इक्वल हो गया, यानी कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। अगर ये आपस में एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं AD अपॉन का AB, ठीक है ना, AD अपॉन का AB, है ना, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, AD अपॉन का AB क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना AD के, ये वाला जो एंगल है आपका AED, है ना, ये किसके इक्वल है, आपका एंगल ACB के इक्वल है, यानी कि इसके अपोजिट आपकी कौन सी साइड बन रही है, AD बन रही है, तो मैंने AD लिख दिया। फिर इसके अपोजिट आपकी साइड जो बन रही है ना वो AB है, तो इसके नीचे मैं क्या डालूंगा, AB डालूंगा, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान देना, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। अगर आप सीधा सीधा अपनी तरफ से कहानी में लगे चले जाओगे ना तो आपका सॉल्यूशन जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। को तो खैर देखो यहाँ पे क्या हो गया, AD अपॉन का AB इक्वल टू में डी अपॉन का क्या हो जाएगा, डी अपॉन का BC हो जाएगा, है ना। डी अपॉन का BC कैसे हो जाएगा, देखो डी क्या है आपका एंगल ए के सामने डी है और एंगल ए के ही सामने आपका BC है, ठीक है ना, तो ये दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। नाउ अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो देखो क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू मुझे पता है 7.6 है अपॉन में, AB की वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो 7.2 प्लस का 4.2 कर दो, कितना हो जाएगा आपका 11.4 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू में डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स में यहाँ पर मैंने एक्स माना हुआ है, ठीक है। और अपॉन में BC है, BC की वैल्यू मुझे पता है क्या, बोलो फटाफट से, तो BC की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता है 8.4, ठीक है, ये आपका 8.4 लिखा हुआ है ना, ये 8.4 है। नाउ इसको नीचे में क्या डाल दूंगा, 8.4 डाल दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इसको पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट कर दो। और अगर मैं d की बात करूँ तो d ये जो अपना x है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 इंटू में 8.4 अपॉन में 11.4, है ना। तो इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से आपका 11 पॉइंट का ये पॉइंट तो जा चुका है, ठीक है ना, इसका ये पॉइंट हटाते हैं एक बार, थोड़ा सा मैंने इसको वेट अ सेकेंड, चलो ये हमने पॉइंट हटा दिया और ये आपका 114 हो गया, ऑल राइट। तो ये अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा आपका 57, है ना, 57 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 42, इसको नहीं करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे करता हूँ, तो 3 चला जाएगा, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी और ऊपर से देखें चीज़ों को, तो ये हो जाएगा अपना कितना, टू टू टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और 2.8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना बच जाएगा, ये पूरा का पूरा आई थिंक 57 उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका 19 आएगा, फिर 19 से 2 टाइम्स चला गया 38, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अपना 2 इंटू में 2.8 आ गया, और 2 इंटू में 2.8 कितना हो जाएगा आपका 5.6 हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर जो है अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार चाहो तो नोट डाउन भी कर लेना, एक तो इसकी कैलकुलेशन भी बढ़िया है, और आई मीन बढ़िया नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो खैर, वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने फटाफट से। देखो यहाँ पर अपना ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया, फटाफट से बताओ यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है, ठीक है ना। चलो खैर, अब मैं इसको आपको बताता हूँ, एक बार फटाफट से आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी, लेट्स से एक बार मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, रेड कलर से थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, देखें, ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको ऊपर भी लेके जाते हैं,
सो दैट हमारे पास स्पेस भी हो जाए। देखो हमें क्या बोला है, कॉसेक 31 इक्वल टू में एक्स डिग्री है, ठीक है ना। नाउ अब बात को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, ये जो साइन स्क्वायर 59 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ। क्योंकि आपका 59 और 31 मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। आपको पता है कि कॉस, अगर दो एंगल आपके 90 डिग्री ऐड होके बनाते हैं तो साइन, अगर आपका पहला एंगल है तो इक्वल टू में हो जाता है कॉस का दूसरा एंगल, ठीक है ना। समझ में आता है ना। अगर इसमें कोई डाउट है तो अपना डाउट बताना, ठीक है ना। ये तो बेसिक सी बात हो गई। नाउ अगर बेसिक बात में भी कोई आपको दिक्कत होती है ना तो वही बताना, ठीक है, इतना परेशान मत होना। चलो खैर, ये क्या हो जाएगा अपना प्लस में 1 अपॉन का कॉसेक स्क्वायर 31, ऐसा ही लिख दो, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, हर चीज को हमें 31 डिग्री में लेके आना है, ठीक है। ये तो अपना एज इट इज हो जाएगा। नाउ ये जो 1059 डिग्री है इसको मैं लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, एंड माइनस का 1 अपॉन का ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, और ये इंटू में कॉसेक हो जाएगा आपका सेक में, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर 31 डिग्री। नाउ कॉसेक आपका देखना, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगर मैं अकेले इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ तो इसको देखो, यहाँ पे आप 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर 31 हो जाएगा, और मैं सेक स्क्वायर 31 को अगर कॉस में चेंज करता हूँ तो 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। तो 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, ये आपका कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ गई है, 1 आ गई है ना। चलो अब कहानी अपनी यहाँ पर हम देखते हैं। चलो खैर, यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कॉसेक 31 डिग्री इक्वल टू मुझे एक्स दे रखा है ना, यानी कि मेरा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक अपना जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर। तो एच अपॉन का पी इक्वल टू एक्स अपॉन का 1, यानी कि यहाँ से जो बेस है वो बेस कितना आ जाएगा, अंडर रूट का एक्स का एच स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर यानी कि 1। तो आपका बेस कितना आ गया, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा साइड में आपने नोट डाउन करके रख लिया। नाउ जो कॉस स्क्वायर 31 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपना बेस अपॉन का हाइपोटेनस, यानी कि अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का जो हाइपोटेनस है वो कितना है, एक्स है। क्लियर है सबको, बड़े ध्यान से देखते हैं ना सारी की सारी चीजें। प्लस में आपका कितना हो जाएगा, नाउ क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका आप अगर होल स्क्वायर कर दोगे, ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना। और प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 31 की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। नाउ प्लस में अब इतना, ये कितना हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर 31 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, इट मींस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 1, ठीक है ना, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर कितना है, 1 है। चलिए नाउ अब ये माइनस में आपका 1 है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और ज्यादा टफ इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसको देख के डर मत जाना। देखो क्या करना है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है भाई, माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का ही 1 है। चलो खैर, ये आपका है अगेन माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1। नाउ अगर मैं इसका, इन दोनों की बात करूं तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से ये कैंसिल आउट, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि ये दोनों ने मिलकर कितना बना दिया, 1 बना दिया, ठीक है ना। नाउ अब देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, और आपका कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, अपने आप से फटाफट से क्वेश्चन को देखना है आपको अपने सामने, और उसके ऊपर बिल्कुल टूट पड़ना है, ठीक है ना। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हमें दिख रहा है अलजबरा का है, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, यहाँ से चीजों को हटाते हैं थोड़ा सा। चलो अब ये है अपने सामने ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है ना। लेट से अपने पास में 24√3x³ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको ये दिख रहा है किसका क्यूब है, ये बताओ फटाफट से मुझे जरा। तो आप लोगों को भी ना साथ साथ में सॉल्व करना है चीजों को, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है सामने ये क्या लिखा हुआ है, ये 2√3x लिखा है, ये प्लस में √2y लिखा है, यानी कि ये आपका क्या होगा, 2√3x का होल क्यूब है ना। ये क्या आपका 2√3x का होल क्यूब है, और ये आपका किसका क्यूब है, √2y का होल क्यूब है ना। चलिए ये क्या हो गया, अब एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब वाली फॉर्मेट बन गई कि नहीं बन गई। अच्छा एक्स वाई छोड़ो, ए क्यूब प्लस वी क्यूब वाली फॉर्मेट बन गई कि नहीं बन गई, बोलो हाँ। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब क्या होता है, इक्वल टू में होता है ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी, और इंटू में ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसको, इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर आपको नहीं है याद, वैसे आई होप कि आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसकी दूसरी फॉर्मेट क्या हो सकती है, ये होती है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका माइनस का ए बी होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना क्या होता है अपना, ये माइनस का ए बी होता है। क्लियर है, सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आती हैं क्या, हाँ भाई। चलिए नाउ कमिंग टू द
यहाँ पर आप वेट अ सेकंड, थोड़ा सा वेट करें, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फॉर्मूला सेकंड वाला मैंने आपको बताया है, इसके इक्वेट करना है हमें यहाँ पर जो भी फॉर्मेट बनेगी, ठीक है ना। तो 2√3 प्लस एक्स प्लस का √2 वाई, ये तो इसके अगर हम इक्वल करते हैं तो मुझे यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इसके इक्वल किया मैंने। और फिर यहाँ पर जो अपना सेकंड वाला बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए फिर, ए एक्स यानी कि 2√3 का अगर आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर। और फिर अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, किसका, √2 का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना, तो 2y स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आपका आएगा, माइनस में आ जाएगा 2√6xy, है ना। 2√6xy क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपका 2√3 है और इंटू में √2 कराओगे तो 2√6 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये अपना सेकंड वाला ब्रैकेट बन जाएगा। अब इस सेकंड वाले ब्रैकेट को जो आप इस वाले ब्रैकेट से इक्वेट कराओगे, और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे एबीसी की स्थिति ये है। नाउ अब आप इससे से इक्वेट करा रहे हो, आपको क्या मिला, ए इक्वल टू में 12 मिल गया, ठीक है। बी इक्वल टू में आपको कितना मिल जाएगा, देखो बी इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का 2√6 है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस का लिखा हुआ है लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर ये माइनस का है। तो बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6 हो जाएगा। एंड सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, सी वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी इक्वल टू 2। क्लियर है, एबीसी की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, 2a प्लस का √6 बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं जरा यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ इन चीज़ों को। चलो, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है ना। आ, देखो अब कलर भी एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसमें वैल्यू डालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 12 2 से 24 प्लस का √6 भी, यानी कि √6 इंटू √6 आपका 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2, तो माइनस का 12 है ना, माइनस का 12 हो गया। और फिर अपना ये माइनस का सी है तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, 24 में से 12 माइनस करो, 12 हो जाएगा। और 12 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। और इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना है, आपको ये थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। आपको जब क्वेश्चन में जब आप पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करोगे ना, तो आपको बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है अपने सामने। वेट अ सेकेंड, ये ऊपर क्यों चला गया अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके सामने ओके, ये हमारा ज्योमेट्री का ही अगला क्वेश्चन आ गया है, तो समझते हैं इसको, ठीक है, बड़े ध्यान से। अच्छा, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है और कई सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ना मैं कल सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। कल सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और मैं इसको पूरा का ये मैं आपको ऑलरेडी जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है वो तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, ये जो पूरी की पूरी थ्योरम है। अब मैं क्या करूंगा, इसका थ्योरी पार्ट भी समझा दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि मुझे सर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझ नहीं आती है, ठीक है। तो कल हम इसको ही पूरा का पूरा समझेंगे, ठीक है ना। तो ठीक, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और कल हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को बहुत ही अच्छे समझेंगे थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। और खैर यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कल ये पूरा पेपर कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, ये तो मैं बताना भूल ही गया। लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें करते रहा करो, तभी जो है थोड़ा सा जोश बना रहता है ना। चलिए खैर, बाय बाय।